राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी पढ़ाने जा रही हूं, जिसे आप देखें और समझें। देखिए, समुच्चय यानी सेट सुपरिभाषित वस्तुओं का वैसा संग्रह जिसमें किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं हो तथा प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को धारण करती हो, समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले जानना है समुच्चय यानी इसका इंग्लिश होता है सेट। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ हमें देखना है। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ होता है समूह या संग्रह। तो देखिए, समुच्चय की पहली विशेषता देखिए, तो हमें सबसे पहले देखना है आप समुच्चय की विशेषता। तो समुच्चय की पहली विशेषता क्या होती है? तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो सुपरिभाषित, तो इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा सुपरिभाषित वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसे वस्तुएं जो काल्पनिक नहीं होते हैं, अर्थात वैसे वस्तुएं जो काल्पनिक नहीं होते हैं, अर्थात जिनके अस्तित्व और गुणों के बारे में ठीक ठीक पहले ही पता लगाया जा चुका है, उसे हम सुपरिभाषित वस्तु बोलते हैं। तो पहली विशेषता समुच्चय का हुआ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब समुच्चय की दूसरी विशेषता हम देखेंगे, जो इस संग्रह में शामिल किसी भी वस्तु का पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थात पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात इस संग्रह में शामिल प्रत्येक जो वस्तु है विशेष, उसकी जो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी उससे केवल एक कहेंगे, अर्थात इस संग्रह में प्रत्येक विशेष वस्तु को केवल एक ही बार शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, अब समुच्चय की तीसरी विशेषता क्या होती है? तो समुच्चय की तीसरी विशेषता, तो इसके संग्रह में शामिल किसी प्रत्येक वस्तु एक विशेष गुण को प्रकट करती है। तो तीसरी विशेषता समुच्चय की क्या होगी? तो इसके संग्रह में शामिल प्रत्येक वस्तु किसी एक विशेष गुण को प्रकट करती है। तो जैसे सम संख्याओं का समूह, तो सम संख्याओं का समूह एक समुच्चय होगा, क्योंकि इस समूह में शामिल प्रत्येक संख्या एक विशेष गुण को धारण करती है। उसका विशेष गुण ये है कि ये दो से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो सम संख्या का जो समूह है वो मेरा समुच्चय होगा। यहाँ देखिए, जैसे दिया है तेज विद्यार्थियों का समूह, तो ये समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ मेरा ये नहीं दर्शाया गया है जो तेज विद्यार्थी जो है वो किस वर्ग का है, किस स्कूल का है, किस देश का है, किस राज्य का है। और तेज यानी वो किस आधार पे तेज है, दिमाग के आधार पे, कि सोने के आधार पे, कि दौड़ने के आधार पे, कि पढ़ने के आधार पे। तो तेज विद्यार्थियों का समूह ये मेरा समुच्चय नहीं हो सकता। इसी प्रकार देखिए, है मोटे लड़कों का समूह, ये भी समुच्चय नहीं होगा। सुंदर लड़कियों का समूह, ये भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि गणित में हमें याद रखना है तेज, मोटे, सुंदर का सटीक परिभाषा नहीं है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको अभी बताई, तेज, मोटे, सुंदर, इसका कोई परिभाषा नहीं है, तो यहाँ लिख दी ये तीनों समुच्चय नहीं हो सकते, क्योंकि गणित में तेज, मोटा तथा सुंदर की कोई विशेष या सटीक परिभाषा नहीं होती है। जबकि अब देखिए, सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, तो सभी प्राकृत संख्याओं का समूह ये समुच्चय होगा, क्योंकि गणित में इसकी परिभाषा है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो ये मेरा समुच्चय है। देखिए, जैसे अभी सभी पूर्णांकों का समूह, तो इसके सभी पूर्णांकों का समूह, इसके बारे में भी गणित में परिभाषा है, तो ये भी मेरा समुच्चय संख्या होगा। F देखिए, किसी खास विद्यालय के वर्ग 11 के कुल छात्रों का समूह, ये भी एक समुच्चय है, क्योंकि 11 के प्रत्येक छात्रों के बारे में ठीक अच्छे तरह से विद्यालय को जानकारी होगी। G में देखिए, किसी विशेष विद्यालय में शिक्षकों का समूह, ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, विद्यालय को उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो ये G तक देखें, तो ये सब जो है मेरा समुच्चय है। अब आगे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ हम लिख दिए ये चारों समूह समुच्चय है, क्योंकि गणित में प्राकृत पूर्णांक संख्या पूर्ण रूप से परिभाषित है तथा किसी खास विद्यालय के वर्ग 11 के छात्रों की संख्या अथवा उनके बारे में जानकारी विद्यालय को ज्ञात होती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा समुच्चय। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, समुच्चय का निरूपण। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं समुच्चय का निरूपण। देखिए, समुच्चय का निरूपण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो देखिए, ये आखिर होता क्या है? तो समुच्चय को प्रायः
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे कि आपको पता ही होगा एबीसी, तो एबीसी द्वारा तथा उसके अवयवों को, अवयव का इंग्लिश होता है एलिमेंट, तो उसके अवयवों को छोटे अक्षरों एबीसी द्वारा सूचित किया जाता है। इसके अवयवों को सदैव दो मंझले कोष्ठक, अर्थात ऐसे मंझला कोष्ठ ऐसे ही होता है, आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर लिखा जाता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखेंगे इसके विधि के बारे में। देखिए, किसी समुच्चय को मुख्यतः निम्नलिखित दो रूपों में निरूपित किया जाता है। पहला है आपका सारणी रूप या तालिका रूप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इस रूप में समुच्चय को दर्शाने के लिए मंझले कोष्ठक, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, मंझला कोष्ठक कैसे लिखा जाता है, कोष्ठक के अंदर समुच्चय के सभी अवयवों को एक एक कर अर्धविराम, यानी याद रखना है अर्धविराम यानी कॉमा, जो कि हम कॉमा देते हैं, कॉमा द्वारा अलग करते हुए लिखा जाता है। तो देखिए सारणी रूप को हमें याद रखना है। सारणी रूप में समुच्चय के अवयव को हम मंझले कोष्ठ में कॉमा एक एक करके अवयव को मंझले कोष्ठ में कॉमा दे दे के जो लिखेंगे वही मेरा होगा सारणी रूप। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो स्वर कितना होता है मेरा 5 AEIOU। तो देखिए यहाँ मंझले कोष्ठक के अंदर इसके प्रत्येक अवयव को लिखा गया है एक एक करके और अर्धविराम देते हुए यानी कॉमा देते हुए। देखिए ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। बी में देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, और प्राकृत संख्या आपको पता ही होगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए 5 कह रहा है, प्रथम 5, तो मंझले कोष्ठक के अंदर प्रथम 5 कॉमा देते हुए लिखे 1 2 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5। अब सी नंबर देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का संग्रह, जो कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो इसका 5, तो देखिए मंझले कोष्ठक के अंदर लिखे 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। अब चलिए इसका डी देखते हैं। जैसे देखिए डी नंबर है आपका प्रथम 5 विषम संख्याओं का संग्रह। तो विषम संख्या 5 प्रथम, तो 1 3 5 7 9। तो देखिए इसे मंझले कोष्ठक के अंदर कॉमा यानी अर्धविराम देखते हुए लिखा गया है 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसे देखिए लिखा गया है मंझले कोष्ठक के अंदर बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है मेरा बेटर में ई और टी 2 बार है, तो इस संग्रह में अक्षरों का जो है वो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, जो कि आपको पीछे हम समुच्चय जब बताए थे तो बताए थे। तो देखिए यहाँ अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, लिखा गया है बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर, यानी एक बी यहाँ ई को यहाँ 2 बार है, लेकिन कितने बार लिखा गया 1 बार। यहाँ टी 2 बार है, कितने बार लिखा गया 1 बार, यानी यहाँ अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। अब देखिए एफ में x² - 9 बराबर 0 के हलों का समुच्चय, जो कि 2 होगा, तो इसे मंझले कोष्ठक के अंदर -3 कॉमा 3। देखिए यहाँ x² - 9 बराबर 0 के हलों का समुच्चय -3 कॉमा 3 क्यों हुआ, तो देखिए x² - 9 बराबर दिया है 0। इसे जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे ना या x² -9 बराबर के बाईं ओर 9 माइनस में है, तो बराबर के दाईं ओर आया तो प्लस में, तो ये हो जाएगा या x² बराबर 9। अब देखिए या x का जो x² है जब इससे हटेगा तो बराबर के दाईं ओर आएगा, तो ये रूट में हो जाता है, तो हो जाएगा x बराबर +- √9 और √9 वर्गमूल 3 का, तो या x बराबर हो जाएगा मेरा +-3। तो इसीलिए यहाँ देखिए जब हलो इस x² - 9 बराबर 0 के हलों का समुच्चय, जो कि मंझले कोष्ठक में हमें लिखना था, जो कि लिखे है -3 कॉमा 3। तो उम्मीद है कि आपको तालिका रूप या सारणिक रूप के समुच्चय कैसे इसमें लिखा जाता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, प्रतीकात्मक या गुण प्रतीकरण या समुच्चय निर्माण रूप। तो जिसका इंग्लिश और इसका इंग्लिश होता है सिंबॉलिक फॉर्म और रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए अब इसके बारे में हम लिखते हैं, देखते हैं इसे। समुच्चय निरूपण की वैसी विधि जिसमें उसके सभी अवयवों को अलग अलग न दर्शाकर
उनमें मौजूद किसी उभयनिष्ठ गुण द्वारा निरूपित किया जाता है, कॉमा प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, समझना है आपको, अवयवों को अलग अलग न दर्शाकर, यानी अलग अलग का मतलब हुआ यहाँ कॉमा दे देकर हमें नहीं लिखना, इसको लिखा जाता है। और उसके बाद उभयनिष्ठ गुण, यानी समुच्चय के अवयव में एक जैसा गुण हो, वो मेरा उभयनिष्ठ गुण कहलाता है, जो सभी अवयव में मौजूद हो समुच्चय के। तो यहाँ उभयनिष्ठ को समझना है, जो समुच्चय के सभी अवयव में मौजूद हो उसे उभयनिष्ठ गुण कहते हैं। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ दिया है, यदि a बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरा रोस्टर रूप है, क्योंकि रोस्टर रूप में ही ना हम मंझली कोष्ठ के अंदर कॉमा दे के लिखते थे, तो मेरा ये रोस्टर रूप है। तो ये है, तो समुच्चय a का गुण यहाँ प्रकटीकरण रूप होगा। तो देखिए, ये जो है मेरा, इसे गौर से देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये समुच्चय मेरा समसंख्या, क्या ये मेरा समसंख्या का समुच्चय दिख रहा है? तो देखने से तो ये दिख नहीं रहा है। अब देखिए, क्या अब फिर एक बार इसे अगर हम देखें तो क्या ये मेरा विषम संख्या का समुच्चय दिख रहा है? नहीं। देखिए, ये जो है मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सम संख्या का समूह का समुच्चय नहीं है, ना कि विषम संख्या के समूह का समुच्चय है, और ना कि आपका प्राकृत संख्या के समूह का समुच्चय है। ये मेरा पूर्ण संख्या के समूह का समुच्चय है, और वो भी कैसा? तो यहाँ 0 से 5 तक, यानी ये 6 से छोटी पूर्ण संख्या है, उसी का ये समुच्चय है। तो अब यहाँ देखिए, इसके बाद इसके लिए मंझले कोष्ठक के अंदर एक चर x को लिखकर तिरछी लकीर या कॉलन, जिसको हम सच डेट बोलते हैं, सच देकर पुनः चर x को लिखकर तथा कॉमा देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। जैसे देखिए, यहाँ दिया है a बराबर इतना, a बराबर 0, 1, 2, 3, 5 हो तो समुच्चय a का गुण प्रकटीकरण रूप। तो देखिए, a बराबर, तो पहले हमें क्या लिखना है? कॉलन देकर, तो लिखे है ना x सच और चर x, तो x सच डेट x, और फिर उसके बाद उसके गुण को लिखना है चर के। तो इसका गुण क्या है? तो यह 6 से छोटी पूर्ण संख्या है। तो लिखे a बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर x सच डेट x 6 से छोटी पूर्ण संख्या है। अथवा a बराबर, फिर यहाँ लकीर तिरछी देना है, जो कि इसे भी हम सच डेट ही बोलते हैं, और उसके बाद कॉमा देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है। तो देखिए, अथवा a बराबर लिखे हैं मंझली कोष्ठक के अंदर x सच डेट x, कॉमा 6, अब इसका गुण क्या है? तो इसका गुण वही है, 6 से छोटी पूर्ण संख्या है। चलिए अब बी नंबर देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए बी, यदि बी बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर लिखा है आपका a, e, i, u हो तो समुच्चय बी का गुण प्रकटीकरण रूप। तो यहाँ हमें सबसे पहले देखना होगा जो a, e, i, u है क्या? तो ये मेरा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो देखिए, तो स्वर है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ हमें चर x को देखिए, चर x को कॉलम देके लिखना है। तो हम यहाँ लिखे मंझली कोष्ठक के अंदर x सच डेट x, जो कि कॉलम है, इसको सच डेट बोलते हैं, और ये देखने से जो हमें पता चला इसका गुण अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अथवा अब चर x को लिखना है तिरछी लकीर, और उसके बाद कॉमा देते हुए, तो देखिए लिखे अथवा b बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर x सच डेट x, कॉमा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। वैसे ही आप c को देखते हैं, तो c में लिखे c बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर 2 हो तो समुच्चय c का गुण प्रकटीकरण रूप। तो यहाँ 2 को देखेंगे, तो 2 को देखने से क्या लग रहा है, ये क्या है? तो पहला तो 2 एक सम संख्या है, दूसरा 2 एक अभाज्य संख्या है, तीसरा पता चला 2 एक प्राकृत संख्या है। तो इसका गुण क्या हो गया? सम अभाज्य प्राकृत संख्या। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे मंझली कोष्ठक के अंदर c बराबर मंझली कोष्ठक के अंदर x सच डेट x, कॉमा सम अभाज्य प्राकृत संख्या है। अथवा अब देखिए c बराबर, अब फिर कोई लकीर यानी अब फिर हमें इस लकीर को सच डेट ही बोलते हैं, चर x के साथ लिखना है। तो लिखे x सच डेट x, कॉमा
समअभाज्य प्राकृत संख्या है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं समुच्चय का कुछ संकेत। देखिए, गणित में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख समुच्चयों के मानक संकेत। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा तो इसे हम सूचित करेंगे बड़ा एन से, और अगर और दिया रहेगा पूर्णांकों का समुच्चय तो इसे हम सूचित करेंगे बड़ा जेड या बड़ा आई से। दिया रहेगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय तो इसे हम सूचित करेंगे बड़ा क्यू से। फिर आपका दिया रहेगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो इसे हम सूचित करेंगे बड़े आर से। फिर दिया रहेगा धन पूर्णांकों का समुच्चय तो इसे सूचित करते हैं जेड प्लस से। फिर दिया रहेगा धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय तो इसे हम सूचित करते हैं क्यू प्लस से। दिया रहेगा धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो उसे हम सूचित करते हैं आर प्लस से। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल यहाँ आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगी अगले वीडियो में इस अगले टॉपिक यानी समुच्चय के प्रकार और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।